हेलो एंड वेलकम टू ऑल साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की। तो ये दूसरा पार्ट होगा जिसमें गुलाम वंश से बनने वाले जितने भी तथ्य हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। साथियों, इस क्लास से कोई भी ऐसा प्रश्न छूटने नहीं दूंगा मैं। दिल्ली सल्तनत में जितना भी गुलाम वंश में पूछा जाता है या प्रश्न बन सकते हैं उन सभी की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं और बात करते हैं उन सभी तथ्यों की जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे, और जो दोस्त हमारे हैं और जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग। क्या दिल्ली सल्तनत, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है साथियों, इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। चलिए हम यहां पर देखेंगे। हमने कल बात कर लिया था दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश और उसके संस्थापक जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम है जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। उसने एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम था शमसी वंश। शमसी या शमसानी वंश, इसका संस्थापक इल्तुतमिश है। टाइम पीरियड 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी का है। ठीक है, इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य होगा, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था साथियों। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह किसका गुलाम था बताएंगे। वह शिहाबुद्दीन गोरी का गुलाम था। इसके बाद 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। या इसके बचपन का नाम अल्तस है। इसके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? अल्तस। और इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ठीक, इसके पिता का नाम इलम खां, जिसे इलबरी तुर्क था। 1215 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने यलदौज को पराजित किया। क्वेश्चन पूछेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का तृतीय युद्ध, अभी तक आपने जाना होगा कि तराइन के पहले और द्वितीय युद्ध के बारे में। और ये तीसरा युद्ध होगा साथियों। कौन सा? बोलेंगे तीसरा युद्ध। तो तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? याद रखिएगा, पहला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? बोलेंगे तराइन का प्रथम युद्ध दोस्त 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बोलेंगे पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ था। गोरी, शिहाबुद्दीन गोरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? बोलेंगे पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और गोरी हार गया था। फिर दूसरा युद्ध पूछा जाता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों, द्वितीय युद्ध कब हुआ? बोलेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें किसके किसके बीच? बोलेंगे पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी के बीच, जिसमें क्या हुआ? गोरी की क्या हुई? अब इस बार जो है गोरी विजयी हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। इस बात को याद रखेंगे साथियों। तराइन के प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध था। हम लोग बात करते हैं किसकी? तराइन का तृतीय युद्ध। याद रखेंगे, ये जो तराइन का तृतीय युद्ध है वह किसके बीच हुआ था? इस बात को याद रखेंगे। 1215 ईस्वी में यलदौज किसने पराजित किया? इल्तुतमिश ने यलदौज को पराजित किया था। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की दोस्तों। किसने? यह पहला दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का पहला शासक हुआ जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था, जबकि इसके ही स्वामी, इसके ही मालिक कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक सिपहसालार की उपाधि से धारण करके गद्दी पर बैठता है, लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि उसके गुलाम इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण किया और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था, है ना। शासक बनने से पहले वह बदायूं, जो उत्तर प्रदेश में बदायूं है, तो बदायूं का सूबेदार था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन बनेगा कि वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित किया हुआ था? कारण
क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है और जो गोरी है, तो गोरी के साम्राज्य के बाद भारत में गोरी के साम्राज्य को स्टेबल करने या उसको आगे बढ़ाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है या गोरी की जो राजधानी उसने बनाया हुआ था लाहौर को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां तक तो किया, लेकिन इसके बाद जब आगे साम्राज्य को बढ़ाता है इल्तुतमिश, तो वह अपनी राजधानी परिवर्तन करता है, अर्थात दिल्ली को बनाता है। याद रखेंगे, इसने शासन करने के लिए खलीफा अल मुस्तसिर मुस्तसिर बिल्लाह से खिल्लत पढ़वाई थी। मतलब बिना खलीफा, मतलब सर्वोच्च पद होता है इस्लाम में, जो सर्वोच्च पद होता है साथियों, उसको बोला जाता है खलीफा। तो खलीफा एक सर्वोच्च पद था, माना जाता है कि यह अल्लाह का प्रतिनिधि होता है, मतलब अल्लाह और सुल्तान के बीच मध्यस्थता का काम करवाता है, उसका नाम होता है क्या? खलीफा। तो खलीफा के बिना ऐसा कह सकते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर वैलिड राजा बनना है, वैलिड बादशाह बनना है, या वैलिड राजा बनना है, बादशाह बनना है, शासक बनना है, सुल्तान बनना है, तो किससे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? खलीफा से, जो कि इस्लाम का सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, तो ये था। उसके बिना कह सकते हैं कि वह योग्य राजा नहीं माना जाएगा। योग्य का मतलब है कि वह रजिस्टर्ड राजा नहीं माना जाएगा, कुछ इस तरह से समझ सकते हैं आप। इसने चांदी का टंका, याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया था, है ना? जीतल नामक सिक्का चलवाया था। इल्तुतमिश को गुंबद या मकबरे का निर्माण, गुंबद का भी जनक कहा जाता है, मकबरे का जनक कहा जाता है इसको, क्योंकि सबसे पहले इसने, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? बोलेंगे सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, याद रखेंगे, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? बोलेंगे इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में, अपने पुत्र से इतना प्रेम करता था कि उसकी याद में उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। इसने स्वयं अपने हाथों से ईंटों को वहां पर रखा था, उस मकबरे का मेहराब बनाया था। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना? तो पहले गुंबद और हुआ करता था, इसमें मकबरे का भी निर्माण करवाता है। और इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा रखी थी कि अगर किसी भी व्यक्ति को न्याय मांगना है तो वह दरबार में लाल वस्त्र पहन करके या मस्जिद में लाल वस्त्र पहन करके जाएगा और सुल्तान से अपनी न्याय की मांग करेगा। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। ये बात शायद समझ में आ रही होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो सारे प्रश्न देखते चलिएगा आप लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है कि इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया। क्या दिया? वेतन के बदले भूमि। बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा। वेतन के बदले भूमि किसने दिया और उसको किस नाम से जाना गया साथियों? ये इक्ता प्रणाली है, इक्ता व्यवस्था। भूमि के बदले, वेतन के बदले क्या दिया उसने? भूमि दिया, वेतन नहीं दे सका। ठीक, इसने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया था, जिसे किस नाम से जाना गया दोस्तों? तुर्क एची हलगानी या चालीसा दल कहा गया। तुर्क एची हलगानी संबंध पूछेगा कि बताइए तुर्क एची हलगानी या चालीसा दल क्या था, किसने गठन किया था? बोलेंगे इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था, तुर्क एची हलगानी का, है ना? और इसके समय जियाउद्दीन मांगबरनी, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसके समय जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए बोलेंगे कौन आया? चंगेज खान। दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया था। अंततः जियाउद्दीन बरनी को इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी। दोस्तों याद रखें, दिल्ली सल्तनत में ये इल्तुतमिश जो शासक है, बड़ा ही चालाक है, चतुर है, राजनीतिज्ञ है, प्रतिभावान है। क्यों? क्योंकि जियाउद्दीन जो मांगबरनी है, इसका पीछा करते हुए चंगेज खान गया। यदि चंगेज खां को शरण दिया होता इल्तुतमिश ने, तो चंगेज खां पूरे उत्तर भारत को रौंद करके चला जाता। याद रखें, मौत का दूसरा नाम कहा जाता था चंगेज खां को। चंगेज खां बहुत ही बर्बर और असभ्य था, बहुत ही खतरनाक था। चंगेज खां की एक पूरी कहानी है। तो अगर उसने उत्तर भारत में, कहता है, अगर आ जाता तो पूरे उत्तर भारत को रौंद के चला दिया होता, यहाँ की नस्लों को बर्बाद कर दिया होता। जिस चंगेज खां जिस प्रांत में गया, जिस क्षेत्र में गया, याद रखें वहां की नस्लें चंगेज खां की हो गई हैं। समझ रहे हैं? इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक
संस्थापक कहा जाता है, इसे दिल्ली सल्तनत का ही वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, और इस्लामिक संस्थापक कहते हैं। मतलब इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक यही है, या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यही है, या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक यही है। इसे गुलाम वंश का भी, इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं साथियों। गृह विभाग में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक हुआ। शुद्ध अरबी सिक्का इसी ने चलाया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो इसके गुरु हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। तबकात ए नासरी पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी ये। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक पूछ सकता है कि कौन थे, बोलेंगे मिनहाज सिराज। 1236 ईस्वी में साथियों इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। मतलब कि इल्तुतमिश ने अपने जीते जी अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करवाया कि, लेकिन 40 जो तुर्क सरदारों का गठन था, जिसको तुर्क चिहलगानी या 40 दल कहा जाता था साथियों, ये बात इन 40 सरदारों को पसंद नहीं आई। मतलब ये अच्छा नहीं लगा कि किसी महिला के नीचे काम करते हुए इन अमीर सरदारों को पसंद नहीं था, इन्हें रास नहीं आया। ये हमेशा षड्यंत्र करते रहे उस रजिया सुल्तान के विरुद्ध। रजिया सुल्तान शासक बनकर रुकनुद्दीन फिरोज, मतलब क्या हुआ कि 40 तुर्क सरदारों ने रजिया सुल्तान को शासक नहीं बनाया, जबकि उसके अयोग्य छोटे भाई जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, इसको शासक बना दिया। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि किसी महिला के नीचे वो काम करें। इसके बाद क्या हुआ, रजिया ने जो है कि ये कही बात कि मेरा भाई है वो अयोग्य है, वो शासन करने योग्य नहीं है, जबकि मेरे पिता ने मुझे अपने जीते जी ये शासिका बना करके गए हुए थे, लेकिन इन तुर्क सरदारों ने मुझे हटा दिया है। तो ये जो है कि जो व्यवस्था इल्तुतमिश ने लॉन्च किया हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय मांगना है तो लाल वस्त्र धारण करके मस्जिद के सामने या जनता के सामने जा सकता है। तो रजिया सुल्तान ने कुछ ऐसा किया कि लाल वस्त्र धारण करके जनता के सामने गई और न्याय मांगने का काम किया कि भैया न्याय होना चाहिए, मेरे पिता ने तो कहा था कि आप शासका बन जाना, लेकिन ये मेरे अयोग्य भाई को शासक बना दिया है, क्या उचित है क्या? तो पहली बार जनता के सानिध्य में, जनता के चुनाव पर पहली मुस्लिम शासिका कह सकते हैं, या पहली दिल्ली सल्तनत में पहली और अंतिम ही शासिका हुई रजिया सुल्तान, जो जनता के सहयोग से बनी थी साथियों। ठीक है ना? रजिया सुल्तान किसके सहयोग से बनी? बोलेंगे जनता के सहयोग से पहली शासिका बनी है। दोस्त, बात करेंगे हम लोग रजिया सुल्तान की। एक बेहतरीन कहानी है, आप समझते जाएंगे, दिमाग में आता जाएगा, साथियों कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। इसलिए याद रखें, जब भी क्लास में को देखें तो पूरा देखा करें, जिससे आपको अधिकाधिक फायदा होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की अंतिम और पहली और अंतिम महिला शासिका है। पहली भी है और यही अंतिम भी है, याद रखें। इसके बाद कोई महिला शासिका नहीं हुई। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की, याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका है। पहली और अंतिम महिला शासिका। बात करेंगे साथियों हम, इसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है तो 1236 से 1240 का है। याद रखें दोस्तों, ये टाइम जरूर याद रखें, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है, मिलान करने के लिए आता है यूपीपीसीएस में, या इस वनडे एग्जाम से में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी मिलान करने वाला है। पीसीएस में तो पूछ ही जाता है, वो इस तरह से प्रश्न आते भी हैं। यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। बोले, याद रखें, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन? बोलेंगे रजिया सुल्तान। यह पुरुषों की भांति ये साथियों वस्त्र पहनकर शासन करती थी, पुरुषों की भांति, है ना? लेकिन 40 तुर्क सरदारों को ये पसंद नहीं था। पुरुषों की भांति टोपी और चोगा इसको कहा जाता है ना, और कुलह ये पहन करके आती थी और बिना पर्दा के आती थी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था, क्योंकि इस्लाम में पर्दा व्यवस्था है, पर्दा प्रथा है, और यही पर्दा प्रथा करके यह पुरुषों की भांति टोपी और कुर्ता पहन करके आती थी।
तो ये पसंद नहीं था इन लोगों को, इन लोगों ने विरोध किया। और क्या हुआ, दिल्ली के मलिक याकूब जो घोड़ों का सरदार है, असुसाला का प्रधान, उसके साथ इसके घनिष्ठ संबंध रहे। कहा जाता है कि रजिया सुल्तान को मलिक याकूब घोड़े की सवारी करवाता था, घुड़सवारी सिखाता था। मतलब कि घोड़ा कैसे चलाया जाएगा, घोड़ा को कैसे दौड़ाया जाएगा, तो घुड़सवारी करना सिखाता है कौन, मलिक याकूब। साथियों पहली बार, मतलब कि आप समझिए कि आज हमारे समाज में इस तरह से जब बहुत ही हम आधुनिकृत हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ संविधान है, सभी को समान स्वतंत्रताएं हैं, है ना, तो वो कुछ भी आपको करने का अधिकार है। जब किसी महिला को अधिकार प्राप्त नहीं थे साथियों, किसी भी महिला को कोई अधिकार, पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, तो ये तो शासन करने की बात है साथियों, शासन करने की बात है। आप देख लें मुगलिया सल्तनत में, वहां भी कोई महिला नहीं आई, ये तो पहले है उसके दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में पहली ऐसी महिला शासिका है जिसको इस तरह से, मतलब बहुत ऐसी एक महिला होने का इसको बहुत बड़ा कष्ट मिलने वाला है। शायद ये महिला नहीं होती जिसमें सारे गुण थे, बहुत सारे इतिहासकार बोलेंगे, वो कहते भी, याद रखें। तो क्या हुआ कि मलिक याकूत से इसके घनिष्ठ संबंध थे, कह सकते हैं वो मित्र भी हो सकता है, वो फ्रेंड भी हो सकता है, वो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, ऐसा भी है, ऐसा कहा गया। तो लेकिन इन 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था कि घोड़े असुसाला का प्रधान सेनापति किसी राजकुमारी, किसी महिला, किसी रानी, किसी बेगम को घोड़ सवारी सिखाए, ये पसंद नहीं था साथियों। लेकिन वो महिला है और शासिका है, सुल्तान है, इसलिए तो सिखाना पड़ेगा, ये बात थी। लेकिन इन 40 तुर्क सरदारों को रास नहीं आ रहा, याद रखें। तबर हिंद भटिंडा पंजाब के इक्तादार थे। इक्तादार का मतलब समझ सकते हैं, इक्ता प्रणाली जो लागू किया था वो इल्तुतमिश ने, तो वेतन के बदले भूमि, तो ये बहुत भूमिपति था, मतलब जमींदार कह सकते हैं। तो ये पंजाब भटिंडा का इक्तादार मलिक अल्तुनिया है साथियों। मलिक अल्तुनिया रजिया की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है कि रजिया मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करता हूं, चाहो तो मैं आपसे युद्ध कर सकता हूं। तो जब रजिया की अधीनता स्वीकार अल्तुनिया ने नहीं किया, तब रजिया ने कूच किया है कहां पर, तबर हिंद भटिंडा पंजाब की ओर। किसके लिए, युद्ध करने के लिए, कि तुमने हमारी अधीनता क्यों नहीं स्वीकार किया। साथियों क्या हुआ, अधीनता मानने से इंकार कर दिया, अस्वीकार करता है अल्तुनिया। फिर क्या होता है, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण किया, रजिया ने आक्रमण किया, लेकिन रजिया इसी आक्रमण में क्या हो जाती है, फंस जाती है। रजिया इसी आक्रमण में अल्तुनिया से हार जाती है, और हारने के बाद इसने एक बड़ा ही षड्यंत्र के माध्यम से, ऐसा कह सकते हैं बड़ा ही कूटनीतिक के माध्यम से अल्तुनिया से कहा, मतलब अल्तुनिया ने क्या कर लिया, रजिया को बंदी बना लिया। आक्रमण किया जब रजिया ने, युद्ध हुआ, उस युद्ध में जब रजिया सोचती है कि अब मैं हार जाऊंगी, तो इसने अपने आप को बंदी बनवा लिया कि भाई साहब ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अधीनता स्वीकार नहीं की, हमने युद्ध किया, और अब ऐसा करें, आप तो बड़े वीर हैं, बड़े योद्धा हैं, मैं आपसे इसलिए नहीं आई थी युद्ध करने, मैं आपसे मिलने आई थी साथी, मैं आपसे मिलने आई थी, मैं आपको चाहती बहुत, मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। अब ये इक्तदार था, अब वो सुल्तान क्यों बनना नहीं चाहेगा, कि किसी शासिका को हरा देने के बाद और डायरेक्ट प्रपोजल आ रहा है कि विवाह करने का, तो कौन नहीं करेगा। अल्तुनिया मान जाता है कि ठीक है रजिया, मैं आपसे विवाह करूंगा। वहीं जेल में ही विवाह हो गया, जहां पर बंदी बनाए हुए था अल्तुनिया, उसने विवाह किया। और विवाह करने के बाद साथियों कहां पर जाते हैं ये लोग, दिल्ली की ओर कूच करते हैं, आते हैं। फिर किंतु युद्ध में हारने के बाद रजिया ने अल्तुनिया से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। उसी समय डाकुओं के हमले में हरियाणा में एक जगह पर थी साथियों, जो ये पंजाब से आ रहे थे, हरियाणा का रास्ता है दिल्ली से, हरियाणा आते हुए दिल्ली की ओर। तो वहीं पर एक कैथल नामक जगह है, और कैथल नामक जगह पर इन 40 तुर्क सरदारों ने ही एक षड्यंत्र के माध्यम से हिंदू डाकुओं को लगवा दिया और दोनों की हत्या करवा दिया था, जिसमें रजिया और अल्तुनिया की हत्या हो गई साथियों, याद रखें।
दिल्ली में 40 तुर्क सरदारों ने, जो मलिक याकूत था ना साथियों, जो घोड़ों का सरदार था, जो रजिया सुल्तान को घुड़सवारी सिखाया करता था, उसको भी तुर्क सरदारों ने मरवा दिया, हत्या करवा दिया। रजिया एक असफल शासिका साबित हुई साथियों, असफल शासिका साबित हुई। और इसका मुख्य कारण इसका महिला होना है साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिला होना इसलिए असफल हो गई। इतिहासकार एल्फिंस्टन कहता है साथी, अगर रजिया महिला न होती तो इसका भारत तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। अगर रजिया महिला नहीं होती तो इसका नाम जो है कि महान शासकों में लिया जाता, क्योंकि कि वो सभी योग्यताएं रखती थी, इसके पास वो सभी कुशलताएं थी, सारी योग्यताएं थी, सारी एलिजिबिलिटी थी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ कहता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभदायक हो सकते थे। रजिया में वे प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए साथियों। ये थी एक रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया कैसे गुंडों में फंस गई, ये इसी कारण याद रखें। आगे बढ़ते हैं साथी। अगला पॉइंट है बहराम शाह। बहराम शाह है साथी, इसका समय 1240 से 1242 ईस्वी का है। रजिया सुल्तान के बाद जब रजिया सुल्तान की डेथ हो गई तो इन 40 अमीर सरदारों ने उसके भाई बहराम शाह को 1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। बहराम शाह को दिल्ली के सरदारों ने फिर बंदी बना करके 1242 ईस्वी में भी इसको मार देते हैं, उसको भी हत्या कर दिया। तो ये कहे ना कह सकते हैं कि गुलाम वंश में अमीरों का वर्चस्व रहता है जब तक इल्तुतमिश मर जाता था। मतलब इल्तुतमिश के ना रहने के बाद उन 40 अमीर तुर्क सरदारों का ही वर्चस्व रहा। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आता है, इसका उत्तराधिकारी है। यह दिल्ली की गद्दी पर 1242 ईस्वी में बैठता है साथी। सिखों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित करवाया है। इसने अपना अमीर हाजी गयासुद्दीन बलबन को बनाया। अब यहाँ पर एक नया व्यक्ति आएगा ईरान से, इसका नाम है बलबन, याद रखेंगे। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह ने को सुल्तान के पद से हटाकर गयासुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। ये जो बलबन है ईरान का रहने वाला, यहीं पर काम करता है, दिल्ली सल्तनत में आकर के इन्हीं के नीचे काम किया। लेकिन ये बलबन बहुत ही महत्वाकांक्षी है, इसलिए इसने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दिया और स्वयं गद्दी पर बैठता है। साथियों याद रखना, बलबन का टाइम पीरियड है 1266 से 1286 ईस्वी का। ये ईरान का रहने वाला था साथी, और इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नासिरुद्दीन महमूद जो था वह किसका प्रधानमंत्री था। इसी नासिरुद्दीन महमूद को मार करके, उसका प्रधानमंत्री था जबकि, उसको मार करके क्या बन गया, सुल्तान बन जाता है। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर शिकार के पद पर था, अमीर शिकार के पद पर था, याद रखेंगे। ये सारे जो शब्द टर्मिनोलॉजी है ना, ये जरूर पूछी जाती है, याद रखेंगे। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन महमूद शाह सुल्तान अपना अमीर ए हाजिब बनाया था। यह दिल्ली की गद्दी पर 1266 ईस्वी को बैठता है, याद रखेंगे, टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसने सिजदा, घुटने के बल शीश नवाना, सिजदा एवं पैबोस प्रथा, ये बलबन की ही है, ये ईरान में चलती थी, जो भारत में लाया बलबन, गयासुद्दीन बलबन। सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के सामने लेट कर करके, मतलब बिल्कुल इसे दंडवत प्रणाम करिए, लेट करके उसके पैरों के सामने झुक जाइए, ऐसा कर सकते हैं। और पैबोस का मतलब है कि लेट करके पूरी तरह से चूमिए उसके पैरों को। इतना बड़ा अपने आप को अल्लाह, गॉड, ईश्वर, परमात्मा जो भी कह लीजिए, सब कुछ वो लगाता है। तो ये पैबोस प्रथा, सिजदा एवं पैबोस प्रथा भी लागू किया था। पैबोस का मतलब होता है पांवों को चूमना साथियों, और सिजदा का मतलब होता है घुटने के बल बैठ करके सर को झुकाना, इस तरह से। ईरानी पद्धति इसको भारत में लागू करता है साथियों। इसने कहा था राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व या छाया होता है, मतलब सुल्तान या राजा अर्थात मैं, बलबन कहता है कि ये ईश्वर की ही प्रतिमा होता है। इसने कहा कि आप लोग नमाज अदा मत करो अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह का मैं प्रतिनिधि हूं, तुम लोग मेरी नमाज अदा करो।
और जितनी भी शक्तियां है ना ईश्वर की, अल्लाह की, वो मुझको ट्रांसफर करता है, तो उन शक्तियों को ट्रांसफर मैं कर दूंगा। इसलिए तुम डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मिल सकते हो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे प्रतिनिधि बना करके भेजा है। आप मेरी पूजा करो, आप मेरी नमाज अदा करो, तो मैं आपको प्रसन्न रखूंगा। जिल्ले इलाही कहता है, समझ रहे हैं आप लोग। ये है बलबन, बड़ा खतरनाक लौ एवं रक्त की नीति को लागू करता है। ये बड़ी ही कठोर नीति है साथी, देखिएगा। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई इसने, अर्थात कठोर शासन नीति, बिल्कुल लौ एवं रक्त की नीति अपनाता है। साथियों, ये बलबन कहता है, इसको गरीब लोग पसंद नहीं है, ये याद रखें। बलबन कहता है कि मैं जब किसी गरीब को देख लेता हूं तो मेरी तलवार मुझसे चीख चीख करके कहती है कि इस नीच गरीब की गर्दन को काट दे। अर्थात इसने नारा दिया, क्या गरीबी नहीं, गरीबों को मारो, गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगी। गरीबी खत्म कैसे होगी? जब गरीब ही नहीं रहेंगे तो गरीबी खत्म, मतलब बीमार व्यक्ति, बीमारी ही नहीं रहेगी। जब बीमार ही नहीं रहेंगे तो बीमारी कैसी? ऐसा ऐसा व्यक्ति है, समझ लीजिए बलबन, कि मतलब इसने ये तरह की नीति को लागू किया है ना। इससे कोई न्याय मांगने नहीं जाता था साथी, अगर न्याय मांगने जाता समझ लो कि वो उसको वही समाप्त कर देगा। ये व्यक्ति है बलबन, ठीक है। बलबन ने चालीसा दल को भी समाप्त कर दिया कि चलो तुम लोग ज्यादा हेर फेर करते थे ना शासन में, इस दल को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो समझ लो इतना व्यक्ति खतरनाक है कि चालीसा दल को लागू करने वाला इल्तुतमिश था, लेकिन उसको समाप्त किसने किया? साथी बलबन ने, याद रखिए। बलबन ने उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, यूपी स्पेशल तक के लिए पूछ सकता है, कि एक मस्जिद बनवाया था। और नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूम खां की उपाधि दी। बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य होगा कि किसने उलूम खां की उपाधि बलबन को दिया था? बोलेंगे नासिरुद्दीन महमूद ने उलूम खां की उपाधि दिया। इसने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति में किया था बलबन ने। इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किया, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। उपाधि कौन सी प्राप्त किया साथियों? जिल्ले इलाही। बलबन ने स्वयं को नायब खुदाई कहा है। नायब खुदाई का मतलब होता है कि अल्लाह की परछाई, अल्लाह का प्रतिनिधि। प्रथम बार इस्लामिक शासन गयासुद्दीन बलबन के मकबरे में मेहराब अर्च का प्रयोग किया है। मतलब दो जो मकबरा होता है, पहली बार अर्च, अर्च का मतलब होता है मेहराब। मेहराब का जैसे मान लीजिए जो मकबरा होता है ना साथी, तो मकबरा पहले इस तरह से, मान लीजिए कि इस तरह से होता होगा, है ना। तो यहां पर मकबरे पर जैसे कुछ इस तरह से इनका जो है कि बना होता होगा, यहां पर इस तरह से मकबरा। तो यहां पर इस तरह से कोई गेट होता होगा, ये इंटरनल है। और यहां पर जो है कि ये गुम्बद का निर्माण करवाता है इस तरह से यहां पर। और यहीं 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 पर दो दरवाजे लगे रहते हैं ना साथी, यहीं पर जो दरवाजे लगे रहते हैं, तो यहीं पर इस तरह से मेहराब जो बनवाता है, तो ये पहली बार मेहराब का निर्माण करवाया था साथी। ये क्या है? यही है मेहराब, याद रखें, यही है मेहराब, ठीक है। तो इस तरह से निर्माण करवाता है कौन? गयासुद्दीन बलबन। भारत में प्रथम बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली का बना हुआ है, निर्मित है। बलबन ने सीमा विस्तार पर ध्यान नहीं दिया, सीमा ईमा को बढ़ाने पर नहीं है, ये इसी तरह से रहा है। इसके शासनकाल में विद्रोह करने वाले तुगरिल खां बंगाल का गवर्नर था। तुगरिल खां से विद्रोह कर दिया था इसने। और दीवान ए अर्ज, याद रखें, दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, सैन्य विभाग को क्या कहते हैं? दीवान ए अर्ज, ठीक है। और फारसी कवि अमीर खुसरो, क्वेश्चन पूछेगा कि जो फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे, मतलब दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो, है ना, जो तबला का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को, वो इन्हीं के दरबार में रहते थे, याद रखेंगे, बलबन के। ये समझ में आया? 1286 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दिया, है ना। फिरोज शाह को कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी, याद रखेंगे, जलालुद्दीन खिलजी भी इसे कहते हैं। और अगला शासक कैकुबाद था, जो अंतिम अयोग्य शासक था, यहां तक याद रखेंगे। तो देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, आगे जलालुद्दीन खिलजी का ही बड़ा वर्चस्व रहेगा। क्या? इसके बाद आता है शासक जिसका नाम है कैकुबाद, 1887 से 1290 ईस्वी तक, है ना, इसने शासन किया साथी। ये दिल्ली की गद्दी पर 1287 ईस्वी में बैठता है और इसने मोइनुद्दीन की उपाधि धारण किया, याद रखेंगे। इसने सेनापति का नाम, इसके सेनापति का नाम था जलालुद्दीन फिरोज, जो जलालुद्दीन खिलजी था, है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती साथी, और इसे यमुना नदी में फेंक दिया। मतलब हत्या भी कर दिया, मतलब ये छोटा है। अभी समझिए
कि ये छोटा सा बालक था, उसकी हत्या कर देता है, यमुना नदी में उसको फेंक देता है, ये सब अयोग्य थे। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स आता है साथी। शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है वह 3 वर्ष का बालक है, और जलालुद्दीन जो खिलजी है साथी, जलालुद्दीन खिलजी, इसका नाम है फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। साथी जो जलालुद्दीन खिलजी है ना, तो ये 70 वर्ष का है, समझिए 70 वर्ष का है। और शमसुद्दीन क्यूमर्स आप समझेंगे, ये जो शमसुद्दीन क्यूमर्स है इसकी एज है 3 वर्ष की। 3 वर्ष के बालक को जाता है, क्योंकि अब मैं तो राजा बन ही गया हूं, जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष का है, समझ लियो मरने वाला है, मतलब कितने समय का जीवन बचा होगा इसका, और इसने ऐसा कृत्य कर दिया कि 3 वर्ष के बच्चे को मार करके स्वतः गद्दी हासिल कर लेता है, मतलब एक नए साम्राज्य या एक नए वंश की स्थापना करेगा। फिर अपने आप को ही कहता है मैंने एक मुसलमान होते हुए भी एक मुसलमान की हत्या कर दिया, मतलब पश्चाताप भी करता है, समझिए। तो अगला वंश जो आता है दोस्त, वो है खिलजी वंश। तो ये रहा आपका मुगल, सॉरी, ये रहा आपका जो है कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के जितने भी शासक थे साथी, जितने भी तथ्य बन सकते थे, मैंने आपको बताया है। जो भी प्रश्न आपका होता है आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। साथी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर के बताते रहें, और क्लास को शेयर करते रहें साथी। कमेंट और लाइक के माध्यम से हमें मोटिवेट कर सकते हैं आप, ठीक है, जो कि आपके लिए और भी बेहतर क्लास लाने का मैं प्रयास करता हूं, और उम्मीद है कि ये क्लास अच्छी भी लगी होगी। तो साथी अगले क्लास में आपसे मिलता हूं, अगले वंश की चर्चा करते हुए हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत के उन सभी तत्वों की बात करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं देंगे साथी। साथ में आप बने रहें और देखते रहें हमारे इस एपिसोड को। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।